Hello dear students, today we are going to start a topic from microeconomics. Whether you are studying in your UG, your PG or you are preparing any competitive exams in which you are going to deal with economics or microeconomics, particularly microeconomics, you will find this topic, that is market structure. Market structure is considered as the basis of microeconomics, and microeconomics is considered as the basis of all other fields of economics. Whether you are studying macroeconomics or you are studying international or anything you are dealing with, आप चाहे इंटरनेशनल पढ़ रहे हो, चाहे आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट जो है बिजनेस पढ़ रहे हो, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, उन सब में जो है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ झलक दिखाई देगी। और जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर की बात ज़रूर की जाती है। तो मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स, इनमें प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, किस हिसाब से प्राइस सेट किया जाता है मार्केट में, और इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में प्रोवाइड करूँगी। द पार्ट 1 विल कवर द फीचर्स ऑफ डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर रेवेन्यू कर्व्स की शेप क्या होगी उनकी, एंड हाउ द प्राइस इज डिटरमाइन इन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन अंडर डिफरेंट मार्केट्स। ये हम जो है इसमें पढ़ेंगे। द पार्ट 2 विल डील विद द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, maybe it is between perfect competition and monopoly and monopolistic competition, or it can maybe perfect competition और monopolistic competition का जो difference है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मार्केट क्या होती है। मार्केट जैसे आप नॉर्मली बोल देते हैं हम कि मार्केट एक ऐसी जगह है, एक बाज़ार है जहाँ पे जाकर हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको मार्केट बोलते हैं। बट नो, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट किसी फिजिकल प्लेस को नहीं बोलते हैं। मार्केट कैन बी फिजिकल, मार्केट कैन नॉट बी फिजिकल। मोस्टली इसमें हम जो है मार्केट फिजिकल को नहीं लेते हैं। मार्केट एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप किसी कमोडिटी को परचेज करते हो या वहाँ पे सेल करते हो। तो मार्केट मोस्टली जो है दो तरह की होती है, परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में हमारे पास आ जाते हैं परफेक्ट कंपटीशन, एंड इम्परफेक्ट मार्केट में हमारे पास बाकी जो है मार्केट्स आ जाती हैं। इट मे बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इट मे बी ओलिगोपोली, जिसमें ओलिगोपोली में हम आगे भी बहुत सारी मार्केट्स जो है पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने मोस्टली 3 मार्केट्स को कवर किया है। ऑन द ओलिगोपोली आई विल मेक अनदर वीडियो। द फर्स्ट मार्केट इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब ये परफेक्ट कंपटीशन, इस मार्केट का नाम 2 चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज परफेक्ट एंड द सेकंड वन इज कंपटीशन। इटसेल्फ इस चीज़ को क्लियर कर रहा है। परफेक्ट मतलब जो हर तरह से परफेक्ट हो, हर तरह से उसमें हर चीज़ हो। कंपटीशन मतलब उन लोग इस मार्केट में जो सेल कर रहे हैं सेलर्स, उनमें कंपटीशन भी हो। तो सबसे पहला इसका फीचर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। सेकेंड, दे आर सेलिंग दी होमोजीनियस प्रोडक्ट, क्योंकि परफेक्ट है, सबके पास सेम चीज़ बिक रही है, तो सबके पास होमोजीनियस मतलब सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, कलर, किसी भी तरह में कोई डिफरेंट जो है नहीं है। सेम प्रोडक्ट आप लोग जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बेच रहे हो। सेकेंड इज परफेक्ट नॉलेज, दैट मीन्स सेलर को पता है कि बायर ने क्या खरीदना है और मैंने क्या बेचना है, एंड बायर को पता है कि मैं क्या खरीदने वाला हूँ, कैसे खरीदने वाला हूँ और कहाँ से खरीदने वाला हूँ, किस तरह से वो जो है मुझे प्रोडक्ट जो है कैसा मिलेगा। तो दोनों को जो है परफेक्ट नॉलेज होती है, बायर को भी और सेलर को भी। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है आप जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज हैं या बायर सेलर जो है एक प्लेस से दूसरी जगह मोबिल होते हैं, आराम से जो है आसानी से एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। प्राइस इज गिवन बाय इंडस्ट्री। अब यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले एक वर्ड हम पढ़ते हैं, मिस मीनिंग है इंडस्ट्री। 2 तरह की टर्म्स आती हैं, एक होती है इंडस्ट्री और एक होती है फर्म। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इंडस्ट्री और फर्म दोनों का मीनिंग सेम लेते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री और फर्म जो है सेम नहीं होता। फर्म का मतलब होता है जिसको आप कह सकते हो जो में से एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में बात कर रहे हो, एक सिंगल कंपनी की आप जब बात कर रहे हो। लेट अस सपोज जैसे मेरी अपनी क्लॉथ की इंडस्ट्री है, सॉरी आई कैन नॉट से इंडस्ट्री, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इंडस्ट्री बोल देते हैं, बट मेरी खुद की क्लॉथ की कंपनी है, तो दैट विल बी माई फर्म। अगर मेरे साथ 2 और पर्सन बैठे हैं, लेट अस सपोज सीता एंड गीता, I also have a cloth firm, Sita also have a cloth firm and Geeta also have a cloth firm। तो जब हम तीनों के पास both of गीता एंड सीता एंड मी हैव क्लॉथ फर्म, तो जब इन तीनों फर्म्स को मिला दिया जाएगा तो एक इंडस्ट्री बनेगी जिसको हम बोलेंगे क्लॉथ की इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ फर्म्स। क्लियर? आगे जाके जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक वर्ड पढ़ेंगे ग्रुप। ग्रुप का मतलब भी
फर्म्स का एक कॉम्बिनेशन ही होता है, इंडस्ट्री के पैरेलल ही हम उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा इंडस्ट्री और फर्म के बीच में। फर्म का मतलब होता है एक सिंगल एंटिटी एंड इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। प्राइस जो है आपको इंडस्ट्री सेट करके देती है, मतलब सभी फर्म्स मिलके प्राइस सेट करती हैं। जो इंडस्ट्री की डिमांड हो जाएगी, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई, उसकी बेसिस पे जो है प्राइस सेट होता है और उसी प्राइस को जो है बाकी फर्म्स को मानना पड़ता है। सो आप इसमें कह सकते हो फर्म्स आर प्राइस टेकर। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, कोई आप पे कोई किसी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह से आप पे कोई लायबिलिटी नहीं है। जो जब मर्जी चाहे बिजनेस आकर खोल सकता है, जब मर्जी चाहे अगर उसको लग रहा है मुझे लॉस हो रहे हैं तो वो बिजनेस को छोड़कर जा सकता है। वैसे इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है क्योंकि सब लोग सेम चीज़ जो बेच रहे होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब होता है, आप इसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, यू कैन से दैट। आगे मैं आपको शेड भी करवाऊंगी। मीन्स अगर आप कह सकते हो इसको परफेक्टली इलास्टिक को, कि जब आप प्राइस को थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चेंज हो जाती है। मोस्टली हम इसको कहते हैं व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी इज़ दैट मच दैट द प्राइस इज़ इवन नॉट इंक्रीज्ड बाय और चेंज बाय ज़ीरो, कि प्राइस जो है आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ या बिल्कुल स्लाइट सा चेंज हुआ है और उसकी वजह से आपकी डिमांड जो है इनफाइनाइट तक जब चेंज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नाउ कमिंग टू द मोनोपोली। मोनोपोली में मोनो का मतलब होता है एक, तो इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें सेल करने वाला एक ही सेलर होता है, अ सिंगल सेलर, और उसी से जो है बायर्स जो है परचेज करते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन रेलवेज। कभी आपने सुना किसी प्राइवेट पर्सन की रेल लाइन चल रही है, रेलवे जो है गवर्नमेंट के अंडर है, तो आप इसको बोल सकते हो कि रेलवे पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है। यह सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मोनोपोली की इंडिया में। नेक्स्ट इज लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस में चेंज जो है वो ज़्यादा हो और क्वांटिटी में चेंज जो है वो कम हो। फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई, क्योंकि बेचने वाला एक ही है तो सप्लाई के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल जो है होता है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, क्योंकि बेचने वाला एक ऐसा तो नहीं है कोई रेल लाइन बेच रहा है, गवर्नमेंट जो है रेलवे चला रही है तो रेलवे के साथ मिलती जुलती मैं अपनी छोटी सी रेल चला लूँ। नो, रेलवे अगर है तो रेलवे के जैसा कोई और क्लोज सब्सटीट्यूट इंडिया में नहीं है। बाकी जो है एयरप्लेन्स वगैरह दे आर नॉट द क्लोज सब्सटीट्यूट टू रेलवे। देन इज सेम, अगर आप सेम फेयर में बात करो, दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट, दे आर सब्सटीट्यूट बट नॉट द फीचर सेम एज ऑफ रेलवे। रेलवे जितना चीप जो है आपको बाकी सोर्सेज नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस मेकर, क्योंकि सेलर एक ही है वो अपने हिसाब से जो है प्राइस सेट करता है, जहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे वो वहाँ पे जो है चीज़ को सेल करता है। बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, अगर यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो तो बंदे की मोनोपोली तो रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। मे बी वो सेलर जो है वो मोनोपोलिस्ट कैसे बना, जैसे मान लो कि मेरे एरिया में या मेरे हम सऊदी अरेबिया की बात करें, अगर साउथ वाले की बात करें तो वहाँ पे जो है पेट्रोल्स आप वहाँ से आता है तो उनकी वहाँ पे मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि उनको नेचर ने वहाँ पे वो चीज़ दी हुई है। तो इसमें बैरियर टू एंट्री में एक आ गया नेचुरल कॉजेज। दूसरा आप क्या सकते हैं पेटेंट राइट्स। अगर मैं पेटेंट ले लूँ कि ये कंपनी मेरी है, ये प्रोडक्ट पे मेरा हक है, तो मेरे जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता। तो पेटेंट, कॉपीराइट्स, नेचुरल कॉजेज, इस तरह के जो है बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट जो है एग्जिस्ट करते हैं मोनोपोली में। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अब मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन को मिला के बना है। मोनोपोलिस्टिक मतलब कुछ सेलर्स होते हैं और कुछ ही जो है बायर्स होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट सेम एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। नाउ दिस इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करो, यही हम इसके डिफरेंस में भी पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट था, चाहे 100 प्रोड्यूसर बैठ जाए, चाहे वहाँ पे 1000 प्रोड्यूसर अपनी चीज़ को सेल कर रहे हैं, सबका प्रोडक्ट जो है एंटायरली सेम था इन कलर, इन साइज, इन क्वालिटी, इन क्वान्टिटी, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट उनका प्रोडक्ट जो सेम था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, दो सेलर का प्रोडक्ट आपस में मैच नहीं करेगा और कई बार एक सेलर का प्रोडक्ट उसकी अपनी दो क्वालिटीज से मैच नहीं करता। तो डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जब एक प्रोडक्ट जो है दूसरा प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग हो सकता है। ये डिफ्रेंसिएशन, ये जो डिफरेंस है, कैन बी इन द साइज, इन द शेप, इन द क्वालिटी, इन द क्वांटिटी, इन द कलर, इन द पैकिंग, किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दो सोप ले लो, नहाने वाले साबुन हम लेते हैं, एक लक्स लेते हैं हम, दूसरी तरफ हम जो है हिमालय का साबुन लेते हैं। दोनों के दोनों साबुन हैं, दोनों का वेट भी सेम होगा। अगर एक आपको 125 ग्राम में मिल रहा है, दूसरा भी आपको 125 ग्राम का मिल जाएगा,
दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किसी का प्राइस कम होता है, किसी का प्राइस ज़्यादा होता है, दोनों के कलर में डिफरेंस आता है। अगर आपको कलर सेम मिल भी जाएगा, दोनों की पैकिंग में फ़र्क आएगा। पैकिंग सेम मिल जाती है तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों के ब्रांड में फ़र्क है, एक लक्स ब्रांड का है और दूसरा हिमालय ब्रांड का है, तो दोनों में ब्रांड का डिफरेंस है। काम दोनों ने सेम करना है, दोनों नहाने वाले साबुन है, दोनों ने लेदर झाग ही प्रोड्यूस करनी है, दोनों ने शरीर को साफ़ ही करना है, लेकिन दोनों में डिफ्रेंशिएशन है। इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर मैं किसी और से ज़्यादा बेटर या ज़्यादा चीप जो है प्रोडक्ट, चीप मीन्स प्राइस में सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में सेल करूँगी तो क्या होगा, उसके कंज्यूमर मेरा सामान खरीदने के लिए आ जाएंगे, उसके प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स कम हो जाएंगे और मेरे कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और उसके जो है प्रॉफिट कम हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, मेरे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे और उसके लॉसेस हो जाएंगे। ये सर्कल इसी तरह से चलता रहता है जब तक कि सबको नॉर्मल प्रॉफिट होने नहीं शुरू हो जाते। हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। सेकेंड फीचर जो कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है, अब जब मेरा प्रोडक्ट और सामने वाली कंपनी का प्रोडक्ट एक ही काम कर रहा है तो कंज्यूमर्स को कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लेना है। कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं, लेकिन अब प्रोड्यूसर ने स्ट्रैटेजी चलनी है कि मैंने अपना सामान बेचना है, तो उसके लिए वो उस पर एडवर्टीजमेंट करते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, किसी भी फॉर्म में अब करते हैं। आप देखते होंगे टीवी में बड़ी बड़ी एड्स आती हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स को लिया जाता है और हम उस पर इन्फ्लुएंस भी होते हैं। हमें लगता है कि अच्छा ये ऐड अमिताभ बच्चन ने की है तो हमें अमिताभ बच्चन को देख के हम उस प्रोडक्ट को लेने चलते हैं। अच्छा ये ऐड MS धोनी ने की है, हमें ये चीज़ लेनी चाहिए, तो हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमें इन्फ्लुएंस करके वो अपना सामान बेचते हैं। उस सामान को बेचने के लिए, हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्हें एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है। इस ऐड पे किए हुए खर्चे को ही बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। इसमें ये होता है, इसमें प्रोड्यूसर और बायर को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती मार्केट में बिकने वाली चीज़ की या एक दोनों की पसंद की, कि बायर क्या खरीदना चाहता है, और बायर को नहीं पता होता सेलर के पास क्या क्या क्वालिटी है। क्लोज सब्सटीट्यूट, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो एक साबुन है वो दूसरी क्वालिटी के साबुन से ऑलमोस्ट मिलता जुलता, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ, ब्रांड नेम, साइज़ या कलर के साथ वो डिफरेंट होगा, वरना दोनों क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई, जो मोनोपोलिस्ट हैं उन सबका सप्लाई के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। लेस मोबिलिटी, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे। मोर इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड का मतलब है अगर आप प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करते हो तो डिमांड चेंज हो जाती है ज़्यादा। नेक्स्ट इज एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब ये होता है, अब क्या होगा, हम सब आपस में कंपटीशन लड़ रहे हैं कि नहीं मुझे सामान बेचना है, मुझे सामान बेचना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, मैंने सामने वाले से सस्ता अपना सामान कर दिया तो उसके प्रोड्यूसर मेरे पास, उसके कंज्यूमर्स जो हैं, उसके बायर्स जो हैं मेरे पास आ जाएंगे। इस तरह से हम कंपटीशन करते हैं तो हम सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि हम अपना मार्जिन हाई रखते हैं। हर एक प्रोड्यूसर जितना प्रोड्यूस कर सकता है वो उस लेवल तक प्रोड्यूस नहीं कर पाता जितना कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूस किया जा सकता था। तो ये जो कॉम्पिटिटिव आउटपुट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोड्यूस हो रही आउटपुट के बीच का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। ये तीन जो पॉइंट थे, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड एक्सेस कैपेसिटी, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से जो हैं माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट्स, तो परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व जो है परफेक्टली इलास्टिक होती है। उसका मतलब ये होता है कि आप जितना मर्जी जो है सेल कर दो, आपका प्राइस नहीं बढ़ सकता। जब प्राइस नहीं बढ़ सकता तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा। रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो दैट्स व्हाई इट इज़ हॉरिजॉन्टल, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मोनोपोली में लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक का मतलब होता है कि ये जो है इनकी स्लोप जो है थोड़ी सी स्टीप होती हैं। ये स्टीप होने का मतलब ये हुआ कि मोनोपोली, क्योंकि वो अकेला ही है बेचने वाला, वो प्राइस में जब थोड़ा सा चेंज करता है तो डिमांड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न उसका ये है क्योंकि वो तो अकेले ही बेचने वाला है। अगर वो प्राइस को चेंज भी कर दे, 10 वाली चीज़ अगर वो 20 रुपये में बेच रहा है तो मेरी डिमांड पे जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उसी से लेना है, वो चीज़ मुझे कहीं और से नहीं मिल सकती। तो अगर वो प्राइस डबल भी कर देता है तो अगर 100 लोग उसको पहले ख़रीद रहे थे तो बहुत कम लोग होंगे, 100 में से 99 या 98 लोग अब भी उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे। तो विद अ चेंज इन प्राइस, व्हेन डिमांड चेंजेस इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड कर्व।
अब अगर हम आए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ पे तो कितने सारे सेलर्स हैं और सबके सब जो है ऑलमोस्ट सेम, द वर्ड आई एम यूजिंग इज ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोल रही सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अगर एक भी अपने प्राइस को 10 रुपये वाली चीज़ को अगर 11 रुपये में भी करेगा तो उसकी सेल कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे सेम वैसा प्रोडक्ट दूसरे सेलर के पास भी मिल रहा है। मैं उसे 1 रुपया 1 रुपी एक्स्ट्रा क्यों दूँ जब मुझे दूसरे सेलर के पास जाकर वही चीज़ 10 रुपये में या 10 रुपये से कम जो है मिल सकती है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करने पर आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज हो सकती है। इसमें जो डिमांड कर्व्स हैं, जो रेवेन्यू कर्व्स हैं, वो थोड़ी फ्लैट होती हैं। नाउ कमिंग टू द प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट मार्केट्स में प्राइस किस तरह से सेट होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक तरफ इंडस्ट्री का डायग्राम शो किया हुआ है, एक तरफ फर्म का। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, किसी एक का जो है कंट्रोल नहीं होता सप्लाई के ऊपर या डिमांड के ऊपर, तो इसमें जो है आपका प्राइस जो है वो सेट होता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इज डाउनवर्ड स्लॉपिंग, हमें पता है जब प्राइस जितना इंक्रीज होगा डिमांड उतनी कम हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस शो किया गया है। डिमांड नीचे आ रही है, डाउनवर्ड स्लॉप कर रही है कि जितना आप प्राइस बढ़ाते जाओगे उतनी मेरी डिमांड कम होती जाएगी, और जितना आप प्राइस नीचे की तरफ लाओगे मेरी डिमांड जो है उतनी बढ़ती जाएगी। सप्लाई जो है इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस के साथ, क्योंकि अगर आप खुद रख के सोचा करो, किसी भी चीज़ को क्रैम्प मत किया करो, खुद सोचो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो जितना आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा आप उतना ज़्यादा बेचोगे, मतलब हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। और अगर आप एक कंज्यूमर हो, मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे हो, तो आप किसी सामान को कब खरीदोगे, जब वो सस्ता होगा, थोड़ा प्राइस कम होगा, और अगर उसका प्राइस और कम हो जाए तो आप उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा कर दोगे, तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो हमारी डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे आपका जो है प्राइस सेट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेट हो जाएगी क्यू। व्हाट डज इट मीन्स कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटपुट है ओ क्यू, अगर मैं यहाँ पे ओ नाम लिखती हूँ तो ओ क्यू, इस ओरिजिन से लेकर क्यू तक जो आउटपुट है पूरी आउटपुट मार्केट में सेल की जाएगी, और हर एक प्रोड्यूसर जो है कितना प्राइस रखेगा ओरिजिन से लेकर पी तक, दिस अमाउंट दैट इज ई क्यू और ओ पी। नाउ कमिंग टू, अब क्योंकि प्राइस सेट हो चुका है, सेम प्राइस देखो मैंने सेम लाइन को यहाँ पे लेके आई हूँ, सेम इतना ही लेवल जो है सेम प्राइस फर्म को लेना पड़ेगा, ओ पी प्राइस या ई क्यू प्राइस। अब हमें पता है कोस्ट कर्व्स कैसी होती हैं, यू शेप्ड होती हैं। अब इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज, आप अपने कॉपीज पे प्लीज लिख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन इज एमसी कट्स, जस्ट अ मिनट, ओके, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इज एमसी कट्स एम आर, दैट इज एमसी एम आर के बराबर होनी चाहिए। अगर आप ध्यान दो, एमसी जो है आपकी एम आर को, हम रेवेन्यू का पीछे पढ़ के आए हैं, परफेक्टली इलास्टिक होगी, ये मेरी एमसी है, एमसी एम आर को कहाँ पे कट कर रही है, इस ई पॉइंट पे। बस एक कंडीशन पूरी हो गई। द सेकेंड कंडीशन इज एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, कि एमसी की जो स्लोप है वो एमआर से कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर इस आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो जो आपकी एमसी है वो एमआर को सिर्फ ई पॉइंट पे नहीं, यहाँ पे भी कहीं पे कट कर रही है, यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लैक और ऑरेंज लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। तो इक्विलिब्रियम के तो दो पॉइंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन अगर मैं दूसरी कंडीशन की तरफ देखूँ तो दूसरी कंडीशन कहती है इट शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, कि नीचे से ऊपर जानी चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो दिस कांट बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मीन जहाँ पे एमसी नीचे से ऊपर जा रही है, दैट इज पॉइंट ई। तो यहाँ पे मार्केट में जो है प्राइस जो है सेट हो जाएगा और प्रोड्यूसर जो है इतना बेचेगा। यहाँ पे क्या है, उसकी एवरेज कॉस्ट भी ई पे है और उसकी रेवेन्यू भी ई पे है। दैट मीन्स वो कमा भी ई लेवल पे रहा है और उसका खर्चा भी ई लेवल पे आ रहा है, तो ही इज हैविंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, जहाँ पे आपकी कॉस्ट और आपके प्राइस जो है आपस में बराबर हो जाते हैं। तो दिस वाज परफेक्ट कंपटीशन। नाउ कमिंग टू मोनोपोली। मोनोपोली, अभी हमने कहा मोनोपोली में एक सिंगल सेलर ही तो होता है बेचने वाला, उसको किसी से कंपटीशन फेस ही नहीं करना पड़ता, तो और उसका वो प्राइस को जब चेंज करता है तो उसकी डिमांड पे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, यानी ए आर एम आर कर्व उसकी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती हैं। तो मोस्टली उसको कौन सा प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि वो अकेला है, वो अपनी मनमानी चला सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जब आपकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है और आपका प्राइस काफ़ी हाई होता है, आपने बीच में काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रखा होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ए आर एम आर कर्व हमारे नीचे आ रही है, सेम एम सी और ए सी ऊपर जा रही हैं। पीछे एक कंडीशन में बताना भूल गई, जो आपकी एमसी है वो एसी के मिड पॉइंट में से जानी चाहिए। अगर आप मेरा पीछे वाला डायग्राम देखो तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि जो एमसी है वो एसी के मिड पॉइंट में से ही जा रही है।
तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एम सी एम आर के बराबर होनी चाहिए। एम सी एम आर के बराबर कहाँ है, ई पॉइंट पे। सेकेंड कंडीशन क्या थी, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, वो भी ई पॉइंट पे कवर हो रही है। तो मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या आ गया, ई। लेकिन यहाँ पे मेरी अभी कॉस्ट नहीं आई, क्योंकि एम सी जो है वो मेरी सिर्फ एक यूनिट की कॉस्ट को शो करती है। मुझे जितने यूनिट मैंने बेचे हैं उन सब की कॉस्ट को शो करना है, और उन सब की कॉस्ट को शो करती है एसी। एसी मतलब पर यूनिट कॉस्ट, हर एक यूनिट को बेचने में मेरी कितनी कॉस्ट लगी, तो हर यूनिट की बात करता है। लेकिन जो एमसी है वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट की बात करता है। तो इस लाइन को हम ऊपर तक लेके जाएंगे, रेवेन्यू तक। अब सिमिलरली इसको मैं एसी तक लेके जाऊंगी, सी तक आ गया, मेरी ये कॉस्ट आ गई। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। सेम जैसे मार्जिन रेवेन्यू जो होता है वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट के ऊपर आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया उसकी बात करता है। लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू होता है इट डील्स की आपने पर यूनिट कितना कमाया है। तो अगर आपने अपना प्रॉफिट देखना है, आपने मार्केट में प्राइस सेट करना है, तो आप एक एक्स्ट्रा यूनिट के हिसाब से थोड़ा ना प्राइस सेट करोगे, आप सेट करोगे आपने ऑल यूनिट्स का कितना प्राइस सेट किया है। तो उसके लिए आप जाओगे ए आर तक आपकी कर्व जाएगी, यानी कि आपका प्राइस सेट हो जाएगा E1 दैट इज P पर, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आया E, और आपकी कॉस्ट जो थी AC पे वो थी मेरी सॉरी यहाँ पे देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेट मी करेक्ट इट, E2 शुड बी हियर। ओके, तो मेरी कॉस्ट यहाँ पे आ गई, मेरी कॉस्ट थी E2, मेरा प्राइस था E1। तो दिस E1 E2 CP दिस एरिया इज माय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो रहा है। नाउ कमिंग टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में 3 केसेस आएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स। होता क्या है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि मेरी कोई कंपनी और सामने वाले की भी कोई कंपनी है, सामने वाला जो है किसी चीज़ को बेच रहा था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, उसको देखकर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे थे, उसको देखकर मार्केट में, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, बहुत सारी फर्म्स जो है मार्केट में एंटर करेंगी। जब बहुत सारी फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगे, अब भाई खरीदने वाले तो उतने ना, खरीदने वाले तो नहीं आ जाएंगे ना कि प्रोड्यूसर कहेंगे हम खुद ही चलो अपना सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। बायर तो अगर पहले 100 थे तो अब भी 100 ही रहेंगे, लेकिन बेचने वाले जहाँ पहले 2 थे, ऑन एवरेज हर एक प्रोड्यूसर जो है 50 कस्टमर्स को फुलफिल कर रहा था उनकी डिमांड्स को। अब अगर प्रोड्यूसर ही 50 हो जाएंगे तो हुआ क्या, सबका शेयर मार्केट में कम हो गया, 2-2 का हो गया, जहाँ पे 50 था वहाँ पे 2 रह गया। तो उनके जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और उनको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। जब मार्केट में लॉसेस होंगे तो बहुत सी ऐसी फर्म्स होंगी जो लॉसेस को बेयर नहीं कर पाएंगी, वो मार्केट को छोड़कर चली जाएंगी। और कुछ ऐसी फर्म्स जो कि लॉन्ग रन के हिसाब से मार्केट में आई थी, वो लॉन्ग रन तक मार्केट में आएंगी एंड दे विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? चलो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं। सेम डायग्राम पीछे वाला ही है, बस यहाँ पे आपकी AR/MR कर्व मोर इलास्टिक होंगी, दैट इज आउटवर्ड साइड पे होंगी। आपकी MC/MR को कट कर रही है पॉइंट E पर, आपकी MC AC के सेंटर पॉइंट में से भी जा रही है, और MC जो है MR को डाउनवर्ड जो है नीचे से भी कट कर रही है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E जो है हमारा हो गया। अब अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस के लिए ये इक्विलिब्रियम की लाइन जो है AR तक जानी चाहिए, दैट इज पॉइंट E2 तक, आपका प्राइस सेट हो गया P पे। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट आप लोगे AC पर, E1 पे कटा, प्राइस था इतना, कॉस्ट थी इतनी, ये हो गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन की बात करें। अब अगर लॉसेस की बात करें, जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और आप प्राइस नहीं रख पा रहे हो, सेम डायग्राम। अगर एक छोटी सी ट्रिक की बात करें तो जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात करोगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट AR के नीचे होगी, जब आप लॉसेस की बात करोगे आपकी एवरेज कॉस्ट AR के ऊपर होगी, और जब आप नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात करोगे AC जो है AR के साथ टच कर रही होगी। तो इसमें क्या हुआ, आपकी कॉस्ट ज़्यादा थी, कॉस्ट चलेगी C तक, प्राइस था P पर, आपको इतना जो है लॉस हो गया। और अगर आप लॉन्ग रन की बात करें, अभी मैंने बताया जो फर्म्स मार्केट में नहीं सस्टेन कर पाएंगी वो बाहर चली जाएंगी। अगेन लोगों का, जो प्रोड्यूसर्स का शेयर जो है मार्केट में बढ़ना शुरू हो जाएगा, सेलिंग कॉस्ट लगाएंगे, थोड़ा सा खर्चा शुरू में ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट रन में उनको लॉसेस होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में उस सेलिंग कॉस्ट की वजह से और एडवर्टीजमेंट की वजह से उनके जो है प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाएंगे एंड दे विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट, जहाँ पे उनकी कॉस्ट और उनका प्राइस जो है आपस में बराबर हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2। So this was the part 1 of market structure. Soon I will come back with the second part of this video. Thank you. I hope आपको समझ आया होगा।